नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम संक्रमण तत्व देख रहे हैं। पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बाद में देखने वाले हैं। तो संक्रमण तत्व के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है कि भाई उनमें कुछ ऐसे संक्रमण तत्व के यौगिक हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से आते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं KMnO4 के बारे में। तो बच्चों, मैं हर बार बोलता हूं कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और नोट करते जाइए, और जब नोट करेंगे तो दिमाग में बहुत कुछ आएगा। दूसरी बात कि जो भी चीज बताया जाएगा उन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चर 1 से 3 तक पूरा देख लिया है और ये चौथे लेक्चर में है, यानी 1 से 4 तक। आज देखोगे ना 4, तो 1 से 4 तक बोलूंगा ना। आप डायरेक्ट 4 में हो तो नहीं पूछूंगा। तो कितने बच्चे हैं आप लोग, जरूर बताएं। जिन्होंने किया होगा यस लिखें, जिन्होंने ना किया हो तो नो करें। और जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे समझना चाहते हैं उनको बोलूंगा आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपको बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन सीखने का मौका मिलेगा। अकार्बनिक रसायन के रासायनिक अभिक्रियाओं को करने का मौका मिलेगा। तो मैं आगे बढ़ूंगा और सबसे पहले कहूंगा कि ये KMnO4 जो होता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, यस, ये होता है फॉर्मूला KMnO4। इसको आपने देखा होगा, आप लैब में देखे होंगे। इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा कुछ बैंगनी कलर की रंग आते हैं, जब इसको पानी में डालते हैं तो कलर आता है वो बैंगनी गुलाबी रंग का, ऐसा कुछ, एकदम पूरा गुलाबी नहीं बोल सकते हैं और कुछ नहीं, तो बैंगनी गुलाबी रंग का कलर आता है। इसमें पर्पल, हल्का पर्पल रहता है और उसमें पिंक कलर जो झलकता है, तो इस टाइप का होता है। इसके क्रिस्टल कुछ इस तरह से होते हैं, दानेदार होते हैं। तो इनके क्रिस्टल और ये है, तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। हम आगे रहे और आपसे जो डिस्कस कर रहे थे, इस पदार्थ को आप पहचानिए, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है। हल्का पिंक, मतलब जामुनी पिंक या बैंगनी पिंक इसका कलर होता है अगर इसका विलयन बनाया जाए तो। वैसे देखा जाए तो कलर इसमें देखा जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में तो काले रंग का क्रिस्टल दिखाई देता है और कुछ धात्विक चमक दिखाई देती है। फिलहाल पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को जानना है। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये परमैंगनेट यहां पे मिलेगा, यह मैग्नेट, मैग्नीज धातु मिलेगा आपको, यहां पर मैंगनीज धातु मिलेगा। देखिए ये है मैंगनीज, ये है मैंगनीज जिसका परमाणु क्रमांक होता है Mn, जिसका परमाणु क्रमांक होता है, कितना बताया मैंने, परमाणु क्रमांक 25, और इसका जो परमाणु भार होता है 54.9, यानी कि हम इसको याद रखना चाहें तो Mn 2555 याद रख सकते हैं। ये है। इस तत्व से संबंधित हम बहुत सारी जानकारियां लेंगे। वैसे हर एक तत्व की पूरी जानकारी डिटेल में पढ़ाई जाती है आगे जाकर के, लेकिन अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारी जिंदगी में बहुत उपयोगी है, इसलिए इनको हम लोग इस टाइम पढ़ेंगे। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका अणुभार कितना होगा? अणुसूत्र तो दिख ही रहा है आपको, KMnO4 अणुसूत्र है, इसका फॉर्मूला है KMnO4। एक पोटेशियम, एक मैंगनीज और 4 ऑक्सीजन, इन सब का। और इसका परमाणु अणुभार कैसे निकाला जाएगा आपको पता है। अणुभार निकालने के लिए आप क्या करते हो? पोटेशियम का परमाणु भार और इसी तरह से Mn का परमाणु भार, इसी तरह से अगर आप निकालना चाहें तो ये मिलेगा आपको। पोटेशियम का परमाणु भार कितना रहेगा? पोटेशियम का परमाणु भार होता है, 1 मिनट में यहां पर दे देता हूं, यहां पे जगह में दिख रहा था। पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है? 39, प्लस Mn का कितना है? 55, और ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। तो कितना हो जाएगा? अणुभार कितना हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा 39, 55, 64, और इस तरह से 4 दूनी 8, 1 9, 9 दूनी 18 का 8, एक बचा है, तो इसमें आपके पास हो जाता है 6 1 7, 7 5 12, 12 और 3 15,
158, तो अणुभार इसका मिला हमें 158। अणुभार है इसका 158। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको और दूंगा कि पोटेशियम परमैंगनेट आपकी जिंदगी में बहुत जगह उपयोग होता है, लाल दवा के रूप में उपयोग होता है। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये कैसा होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। किसी पदार्थ का या किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करना है तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस यौगिक का उपयोग किया जाता है प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, और ये अम्लीय माध्यम में भी ऑक्सीकारक है, क्षारीय माध्यम में भी ऑक्सीकारक है, उदासीन माध्यम में भी ऑक्सीकारक है। अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक है, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम में थोड़ा दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में एक छोटी जानकारी मैं यहां पर आपके लिए रख देता हूं कि ये एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होता है KMnO4 में, अगर मैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या की बात करूं तो क्या मिलेगा, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, एग्जाम में पूछा जाता है ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा ये हमें पूछा जाए तो हम क्या जवाब देंगे। K की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है बेटा, K की ऑक्सीकरण संख्या होता है +1 प्लस Mn की कितना होगा x, जिसका ज्ञात करना है उसका x मानेंगे, और O का होता है -2 × 4 इज इक्वल टू टोटल का होता है 0। तो इस तरह से 1 धन x माइनस 8 इज इक्वल 0, तो x माइनस 7 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू +7, यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहां है +7, जो कि यहां पर हमने दर्ज किया है, कहीं पे लिखा है ये। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है +7। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो हमेशा याद रखें, आपके लिए हमने वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री के वीडियोस। जिन बच्चों ने कर लिया किसी भी चैप्टर में रन कर सकता है। मैं हर बार हर चैप्टर में बोलता हूं, हर एक क्लास में ये लाइन बोलता हूं, आपके लिए ये बात है जो बच्चे नए आए हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दो पदार्थों के बारे में बताना चाहूंगा। एक है यहां पर KMnO4 में आपके पास क्या होगा, Mn, K प्लस को निकाल दो तो क्या बचेगा, K प्लस को निकाल दो MnO4 माइनस बचेगा। दूसरा चीज मेरे पास क्या होगा, एक और कंपाउंड होता है, यह है MnO4 -2। इसका यौगिक क्या बनेगा, KMnO4 मिलता है हमको, और इसका यौगिक हमको मिलेगा K2MnO4। यहां पर इस कंपाउंड को कहा जाएगा, यह मैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन है ये क्या चीज है, परमैंगनेट आयन है ये। और जबकि ये क्या चीज है, इसको कहा जाता है मैंगनेट आयन। मैंगनेट आयन कहलाएगा। तो एक आयन परमैंगनेट आयन कहलाता है, मैंगनेट आयन कहलाता है। इस कारण से ये इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको कहा जाता है पोटेशियम मैंगनेट। इसको पोटेशियम मैंगनेट कहा जाता है। तो इसकी संरचना और उसकी संरचना में क्या फर्क है, जरा ध्यान दीजिएगा। Mn के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, चतुष्फल की संरचना लेते हुए, इस तरह से, इस तरह से। पर यहां पर एक ही ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, बाकी के साथ डबल बॉन्ड इस तरह से जुड़ा होगा। यहां पर देखेंगे तो क्या नजर आएगा कि Mn के साथ 4 ऑक्सीजन तो है, 1 2 3 और ये 4। तो देखो 2 ऑक्सीजन के साथ माइनस चार्ज होगा, कोई भी दो, और उनके साथ सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन जिनके साथ माइनस चार्ज नहीं है वो उसके साथ डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं तो यहां पर ये संरचना, दोनों की संरचना चतुष्फल की संरचना है। और इसी कारण से इसमें संकरण होगा sp3 संकरण। समचतुष्फल की भी कह सकते हो। दोनों में संकरण है sp3। दोनों के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो मैंगनेट है,
ये मैग्नेट है, ये परमैग्नेट है। मैग्नेट जो है हरे रंग का है और ये पर्पल कलर का है, जिसके बारे में अभी बताया था मैंने। ये बैंगनी कलर का है, इसकी कोई भी कंपाउंड बैंगनी होगा और ये इसका कोई भी कंपाउंड हरा होगा, ग्रीन कलर का होगा। ये कुछ बातें आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें और आपको इसमें बहुत सारी जो जानकारी मिली है उसको सेव कर लें। चलिए नोट कर लें। हो गया बेटा, यहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अभी बात हुई थी, आपको बताया था मैंने, तो याद रखिएगा Mn 2555, परमाणु क्रमांक 25, परमाणु भार 55। इस तरह से इसका अणुभार हो जाता है कितना? 158। चलते हैं आगे, इसके भौतिक गुणों के बारे में जानकारी लेंगे कि ये कैसा दिखता है, कैसा होता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम परमैग्नेट दोनों के बारे में बताया था, अभी बता रहा हूं मैं आपको पोटेशियम परमैग्नेट के बारे में, क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो है पोटेशियम परमैग्नेट है। तो चलिए, पोटेशियम परमैग्नेट होता है गहरे बैंगनी काले भूरे रंग का क्रिस्टल होता है। यह पोटेशियम परमैग्नेट कैसा होता है? गहरे रंग की बैंगनी कलर की क्रिस्टल होता है, काले भूरे रंग का क्रिस्टल होता है। कुछ एक दिशा में ये बैंगनी, गहरा बैंगनी दिखता है, कुछ एक दिशा में ये दिखता है और इसमें थोड़ी सी धात्विक चमक पाई जाती है और इस तरह से क्रिस्टली रूप में होता है। बहुत सारी बातें आपको, ये मच्छर था, तो क्या बोला मैंने? ये कैसा रंग का होगा? धात्विक चमक वाली गहरे बैंगनी काले भूरे रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। दूसरा, यह जल में घुल करके बैंगनी रंग का विलयन बनाता है, यानी जल में घुलनशील है, बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। इसका मैंने कलर अभी दिखाया था एक फोटो में, तो आप देखें, आपको याद आ रहा होगा। ये देखिए, ये इस तरह का रंग दिखाई देता है, आपको रंग भी समझ में आ रहा होगा, यहां पे एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। तो और ये इसका रंग कैसा होता है? खुलकर बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। ये जल, इसकी जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6.4% है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना घुलनशील है ये? 6.4%। यानी आप समझ सकते हो कि एक 100 ml विलयन में या 100 ग्राम विलयन में 6.4 ग्राम के आसपास घुलेगा अगर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। तापमान बढ़ाएंगे, विलेयता बढ़ती है और 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह 25% तक घुल जाता है। इसका गलनांक 523 केल्विन है, यानी इस तापमान पर यह पिघल जाएगा 523 केल्विन पर। और इसकी संरचना जो होती है पोटेशियम परमैग्नेट के समान होता है, या पोटेशियम क्लोराइड के समान, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसका संरचना जो है सम चतुष्फलकीय होता है। इन्होंने यहां पर एक लाइन लिखा है समाकृतिक, यानी आइसोमॉर्फस होता है इसका। तो दोनों की संरचना लगभग एक जैसा होता है। मैं दोनों की संरचनाओं को मैं आपको दिखा देता हूं कैसे एक जैसा है। देखें, अगर मैं MnO4 माइनस की बात करूं और यहां पर आप बात कर रहे हो ClO4 माइनस, दोनों एक जैसा है क्योंकि मैंने इसके सिर्फ आयन लिया है ना, पोटेशियम परमैग्नेट का सिर्फ आयन लिया है, तो के को हटा देता हूं ना, तो मेन स्ट्रक्चर तो इन्हीं से संरचना संबंधित है। तो Mn के साथ आप देखेंगे ऑक्सीजन चतुष्फल की संरचना बनाते हुए जुड़ता है इस तरह से। इसमें भी वही हालत है कि डबल बॉन्ड O 3 जगह से और एक जगह से ऑक्सीजन माइनस, इस रूप में होता है और ये अनुनादी संरचनाओं में होता है। दोनों की संरचना एक जैसी होती है।
इसे चूंकि ये इस रूप में होता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक और बात ध्यान रखेंगे, लाल दवा भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहा जाता है, लाल दवा कहा जाता है। पानी साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की। बेटा यहां पर आपको सबसे बड़ी बात पे ध्यान देना है कि पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुणों को हमें समझना होगा। बहुत आसान होता है, पर याद रखना इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। और वो अभ्यास क्या है मैं समय के साथ आपको बताऊंगा। पहली बात कि इसके रासायनिक गुणों को देखिए, ये किस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट का मैं सबसे पहला गुण दिखा दूं आपको, ऊष्मा की क्रिया या ऊष्मा का प्रभाव। इसको मैं लिख सकता हूं ऊष्मा का प्रभाव, यानी गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको गर्म करने पर क्या करेगा ये उच्च तापमान पर तीव्रता से अगर गर्म करते हैं लगभग 513 केल्विन तापमान पर, तो ये विघटित होकर के पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, यानी बैंगनी रंग से वो हरा रंग का हो जाएगा। ये रिएक्शन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि क्या होने वाला, क्या हो जाता है। पोटेशियम पर तीव्र रूप से गर्म करेंगे, यानी कि उच्च तापमान पर गर्म करेंगे, तो पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो ये पूरी लाइनें यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को अगर मैं गर्म करता हूं, गर्म टेम्परेचर भी लिख देता हूं, लगभग 513 केल्विन ताप या उससे ज्यादा तापमान पर गर्म करता हूं, तो ये टूट जाता है 2 अणु में मिलकर के, एक बनाएगा K2MnO4। ये देखो बेटा, ये बैंगनी रंग का पदार्थ है, ठीक है, और यहां पर ये हरे रंग का पदार्थ बना लेता है। आप ये इसके बारे में जानते हो कि ये क्या चीज है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ये पोटेशियम परमैंगनेट है। और ये क्या चीज है, पोटेशियम मैग्नेट। ये मैग्नेट है। और क्या बनाता है, ये टूट जाएगा, बोला गया है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। देखिए 2 पोटेशियम इधर है, 2 पोटेशियम उधर हो गया, 2 Mn इधर है, एक यहां पर, एक यहां पर। ऑक्सीजन चक्कर 4 दूनी 8 है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है 4 और 2 6 हो गया, O2 निकल जाता है गैस के रूप में। इस तरह का रिएक्शन होता है। तो इसको गर्म करने पर टूट जाता है, पर पोटेशियम परमैंगनेट जो है पोटेशियम मैग्नेट में, मैग्नीज डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में विघटित हो जाते हैं, बट जाता है, टूट जाता है। रिएक्शन आप करिए। चलिए ये जानकारी लेना है भाई, ये कुदरत क्या करती है उसको समझना है, बस ये नहीं कि मतलब ये कैसे हुआ वाली कहानी इसमें नहीं आएगा, है ना। बैलेंस होना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सबसे बड़ी बात यही है कि आपको यहां पर कैसे होगा, वो कुछ ऑक्सीकरण क्रियाओं में आप दिमाग कुछ चीजों को समझेंगे, अपना दिमाग काम करने लग जाएगा। यहां पर कुछ जानकारी है, इसको ग्रहण करने का पार्ट है ये, कि एक टूटने पर इस रूप में टूट जाता है। अगला है हाइड्रोजन की क्रिया। इस पे हाइड्रोजन की क्रिया होगी तो क्या होगा, जरूर आगे बढ़ें। हाइड्रोजन की क्रिया, हाइड्रोजन की क्रिया में एक बात याद रखनी, हाइड्रोजन की धारा अगर इसमें प्रवाहित करते हैं, क्या बोलूंगा मैं, हाइड्रोजन गैस को पोटेशियम, ठोस पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हुए अगर प्रवाहित करेंगे तो यह जलने लगती है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड बन जाता है। यहां पर इस बात को जरा समझेंगे कैसे, क्या क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन की धारा में KMnO4 को गर्म करते हैं, यानी कि KMnO4 जो गर्म है उसमें हम गर्म KMnO4 में अगर मैं गर्म हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करूंगा तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, पोटेशियम जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और Mn जो है MnO बना लेगा, यानी मैग्नीज ऑक्साइड बना लेगा। और जितने हाइड्रोजन रहेगा, जितना ऑक्सीजन रहेगा, उस हाइड्रोजन के साथ पानी बना लेगा। जरा देखें क्या क्या बनता है, KMnO4
आपने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया और ये गर्म है। कितना टेम्परेचर रखना है? अब बोला कि गर्म होना चाहिए, तब की बात है। अब देखो क्या हुआ कि K जो है, K ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के KOH बन जाएगा। ये इस तरह से KOH बन गया। दूसरा क्या है, Mn जो है एक ऑक्सीजन बस रख लेता है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन को लेने के लिए कौन आ चुका है? हाइड्रोजन आ चुका है, तो ये कम ऑक्सीजन के साथ ही रह जाएगा, MnO बन जाता है। अब जो ऑक्सीजन होगा, अब देखो एक K एक O यहां पर हुआ, एक H भी हो गया, एक M एक O भी हो गया। अब यहां पर जितने भी ऑक्सीजन है उसको चेक करना है। ऑक्सीजन यहां पर एक और एक, कितना हो गया ऑक्सीजन? 2। यहां पर ऑक्सीजन कितना बचा है हमारे पास? 2, तो ये बन जाएगा पानी, H2O। इस तरह से कितना? 2। अब यहां पर एक चीज देख रहे हो, ये देखो एक ही हाइड्रोजन रखा है और यहां पर है 4, यानी कि 5, यानी कि कैसा नजर आ रहा है? सम संख्या में नहीं, विषम संख्या में। विषम संख्या में होना तो थोड़ा सा दुगुना कर दो रिएक्शन को, तो अपने पास क्लियर हो जाएगा। चलो यहां पर मैं इसको 2 कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसको अब सोचूं, ऑक्सीजन है 8, ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 और 2 4, कितना बचा है? 4, यानी कि 4, ये लीजिए। तो हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 5 गुणा 2, यानी कि 10। तो इस तरह से हमारे पास हो गया, ऑक्सीजन को ले जाता है पानी बनाने, पोटेशियम को ले जाता है ऑक्सीजन के साथ मिला करके MnO बनाने, और इसी तरह से पोटेशियम बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक विशेष अभिक्रिया है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। 2 अभिक्रियाएं आपको याद करने वाली अभिक्रियाएं हो गई। ये दोनों अभिक्रियाएं जो इससे हमने ताप का प्रभाव में देखा, और अभी के रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन गैस के साथ जब प्रवाहित किया तब को देखा। ये दोनों रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर आपको दिमाग लगा करके आप नए नए रिएक्शन को बनाने की कोशिश करने में आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको बता दूं सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, यानी कि अगर मैं इसके सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करूं तो किस तरह का रिएक्शन ये देने वाला है। इनकी 2 प्रकार की अभिक्रियाओं को ध्यान में रखना है। एक है यहां पर लिखा सांद्रित, यानी कि सांद्र, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इनकी अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया 2 प्रकार से। तो पहली अभिक्रिया के बारे में बताना चाहूंगा यहां पे, सांद्र KMnO4 की अभिक्रिया, ये पहला अभिक्रिया है, के साथ अभिक्रिया करके ये पोटेशियम जो है हेप्टा ऑक्साइड बनाता है। हेप्टा ऑक्साइड मतलब Mn2O7 बनाता है। देखते हैं क्या बनता है। पहला KMnO4 प्लस H2SO4। बेटा यहां पर ध्यान देना, K पॉजिटिव होता है 1+ और SO4 होता है माइनस नेगेटिव, तो क्या होगा? ये बनाएगा K2SO4 बन जाएगा, K2SO4, यानी कि 2 बार चाहिए इसको। ये लीजिए, यहां पर जो Mn है वो 2 हो गए, 2 Mn यानी कि Mn2O7 इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसको कहा जाता है मैंगनीज हेप्टा ऑक्साइड। मैंगनीज हेप्टा ऑक्साइड कहा जाता है, या मैंगनीज डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? एक तरह से हेप्टा ऑक्साइड बनता है, यानी इसको कहा जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड कहा जाएगा। ये बनता है। अब चेक करो कि क्या क्या बचा है। अभी देखो SO4 कितना है ये, अब यहां पर देखोगे क्या क्या नजर आता है। K2 हो गया, Mn2 हो गया, ऑक्सीजन यहां पर 8 है, 8 इसको छोड़ दो, ये तो SO4 के साथ आ गया, तो उसमें देखो 8 है, तो यहां पर क्या बचा है देखो, 8 में 7 उपयोग हो गया और 1 ऑक्सीजन बचा है जो कि इसके साथ निकल करके पानी बनाने का लास्ट। लेकिन बेटा ये जो है ना मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है यानी कि हेप्टा ऑक्साइड जो है वो स्थायी नहीं है, वो टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा। Mn2O7 जो है टूट जाता है MnO2 में,
मैग्नीज डाइऑक्साइड में। और चूंकि Mn यहां पर कितना है देखो आप ध्यान से, यहां पर Mn 2 है और यहां पर ये 1 है। एक काम करते हैं, चूंकि ये सम संख्या में नहीं विषम संख्या में, जबकि यहां पर विषम संख्या में नहीं आ रहा, सम संख्या में, जब भी विषम संख्या में होता है 2 से गुणा कर दो यार, आसान हो जाता है उसको संतुलित करना। तो ये 14 हो गया। Mn टोटल कितने बार है, 2 बार था, यहां पर 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 कर दीजिए। इस तरह से ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 14, यहां पर ऑक्सीजन है 8, ऑक्सीजन बचेगा, ये लीजिए 8 और ये 3, 3 दूनी 6, 6 और 8 कितना होता है 14। इस तरह से हमारे पास हो जाता है दोनों साइड से बराबर ऑक्सीजन। ये रिएक्शन होते हैं यहां पे। इस रिएक्शन को मैंने कहा कि ये रिएक्शन आपको याद रखने वाला रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको थोड़ा समझने का रिएक्शन है, मैंने समझाया उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने का रिएक्शन है। यहां पर आपको ये बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, तो इसके जवाब के लिए मेरे हिसाब से किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण है कुदरत का, उसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस बारे में आप ध्यान दीजिए बस। चलिए साहब दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं, वो ये है बी। सांद्रित H2SO4 के साथ यहां पर क्या बोला गया, इसके साथ अभिक्रिया कराने पर, यहां पर इसके साथ साथ हम गर्म भी करते हैं, तब क्या होगा, इनके साथ अभिक्रिया करेंगे और गर्म करेंगे। यह रिएक्शन सबसे आसान रिएक्शन के रूप में आएगा और यहां पर कारण आपके पास बताया जा सकता है। चलो देखें कैसे रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती। चलो इसको देखोगे, KMnO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यहां पर गर्म करने पर रिएक्शन है। मैं आपको बहुत इजी वे में आपको समझाता हूं इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन समझाया जा सकता है, मैंने यहां पर समझाया सिखाया वो अलग बात है, पर यहां पर सीखा भी जा सकता है इस रिएक्शन को, क्योंकि ये जैसी संयोजकताएं होती हैं तत्वों के, उनके अनुसार है ये जनरली इस रिएक्शन को, अगर मैं किसी इंसान को कोई भी रिएक्शन ना बताऊं तो भी इस रिएक्शन को वो थोड़ा सा समझदारी लेकर के बना सकता है, समझ सकता है। ये मैथमेटिकल है एक तरह का। तो चलो देखो क्या, पोटेशियम के बारे में थोड़ा सोचो। पोटेशियम होता है K+, Mn यहां पर तो है +7, लेकिन कन्वर्ट होके हो जाएगा Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जगह पर है +7 के रूप में ही है, ध्यान देंगे। और जब अभिक्रिया करके उत्पाद बनेगा तो Mn2+ में आ जाएगा। ये 2 बातों पे ध्यान दीजिएगा। बाकी यहां पर H है H+ और दूसरा है ये SO4 है -2। चलिए भाई, हमेशा एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ मिलकर के एक यौगिक बनाती है। तो ये पॉजिटिव K+ SO4 के साथ कोई कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनाएगा, सूत्र बनाने की विधियों को तो कई बार पढ़ाया ना मैंने आपको, सूत्र कैसे बनता है, रिएक्शंस कैसे होते हैं। अगर उन अभिक्रियाओं को नहीं पढ़े हो तो भैया कैसे समझोगे रिएक्शंस। तो आपको करना क्या होगा, मेरे 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री की वीडियोस में अभिक्रियाएं कैसे की जाती है, सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, ये मैंने सिखाया, उसी के बेस पर ये रिएक्शन है। चलो देखते हैं, यहां पर उन्हीं बातों को बता रहा हूं। इसका K+ इसके SO4- के साथ क्या बनाएगा, K+ 1 हो गया और SO4- 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि 2 है इधर आ गया और 1 है इधर आ गया, तो क्या बन गया K2SO4। फॉर्मूला बनाने की विधि है, तो यहां पर बन गया K2SO4 प्लस दूसरी चीजें। अब इसके बाद Mn उत्पाद में किस रूप में रहेगा, Mn2+ के रूप में रहेगा। तो Mn जो है +2 और इधर का SO4- 2, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी MnSO4 बन गया, MnSO4 बन गया। K 2 बार है भैया, तो संतुलित कर देता हूं यार इधर से। चलिए संतुलित करता हूं, क्या मिलेगा मुझे, संतुलित कर दिया, ये 2 हो गया, Mn 2 हो गया, उधर Mn 1 ही है, मैंने 2 कर दिया। अब SO4 को गिनती लगाओ कितना है, ये मैं इसको हटा देता हूं, सबको मिटा देता हूं इधर से, जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन क्लास है बेटा, ये लाइव क्लास है, रिकॉर्ड भी रहता है, परमानेंट रहता है क्लास। अगर क्लास के बाद अगर आपको लगता है सर आप क्यों मिटा दी, मैं लिखूंगा, तो थोड़ा पीछे कर लो, वीडियो दिख जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर SO4 1 है और यहां पर 2 है, तो टोटल हो गया 3 SO4 की जरूरत पड़ेगी 3। अब बच गया हमारे पास 3 H2, जबकि 4 दूनी 8 मेरे पास है ऑक्सीजन। 8 में 3 ऑक्सीजन को ले लिया तो 3 पानी बन गया, ये लीजिए। अब क्या बच गया,
अब क्या बच गया, यहां पर बच गया है 5 ऑक्सीजन बच गया। इस जगह पर जो 5 ऑक्सीजन होता है करता क्या है, हर एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिलकर के O2 बना लेता है। अगर हमने सांद्रित H2SO4 रखा है तो वो O के रूप में नहीं रहता है, O2 के रूप में रहता है। तो मैं लिख देता हूं 5/2, 5 दूनी 10/2, यानी कि ये हो गया O2। अब इसको आप इस रिएक्शन को अगर आप 5O2 लिखना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4KMnO4 प्लस 6H2SO4 gives K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस यहां पर 2 है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर 6 हो गया, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 6H2O और यहां पर हो जाएगा 5 दूनी 10/2 यानी कि 5 O2। इस तरह से तो ये हुआ भैया रिएक्शन करना, रिएक्शन सीखना। अभी बहुत सारे रिएक्शन आपको सीखने हैं, समझने हैं, इसीलिए बता रहा हूं कि आप बहुत ध्यान देना होगा आप लोगों को इस बारे में। चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, जो रिएक्शन आपने अभी देखा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अगर हम तनु एवं ठंडा H2SO4 के साथ इनको गर्म करते हैं तो क्या रिएक्शन देता है, इसके बारे में बात करते हैं। हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग किया है, यह है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे करेंगे, ठंडे में करते हैं, तब रिएक्शन कुछ इस तरह का हुआ। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म में करते हैं तो इस तरह का रिएक्शन होता है, और यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा हुआ। लेकिन यदि हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को उपयोग करें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि यह नवजात ऑक्सीजन देता है। देखें, जो मैंने कहानी बताया वही कहानी यहां पर भी लागू होगा। KMnO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। जो अभी ये रिएक्शन बता रहा हूं, इस पूरे रिएक्शन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि कल की क्लास यानी इसके बाद आने वाली जो क्लास लेक्चर नंबर 5 जो होगा उसमें इनके रासायनिक अभिक्रिया ने ऑक्सीकारक गुणों के बारे में अच्छे से हम रिएक्शन करेंगे और सीखेंगे। इस रिएक्शन को कई बार प्रैक्टिस करना, जो मैं अभी बता रहा हूं। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि K जो है SO4 के साथ क्या बनाएगा, K पर एक संयोजकता, SO4 दो संयोजकता, यानी कि K2SO4 बनाएगा। यह बात तो एकदम क्लियर हो गया, K2SO4 बनाएगा। दूसरा Mn जो है SO4 के साथ क्या बनाएगा, MnSO4 बनाएगा, MnSO4 बनाएगा। ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों बातें होंगी। अब इसको संतुलित करते हैं। देखिए, संतुलित करना कितना आसान होता है। इधर K कितना है, 2, इधर K कितना है, 1, मैंने 2 लिख दिया, हो गया। ये KMnO4 2 बार हो गया। KMnO4 दो होने से क्या हुआ, K भी 2 बार हो गया, Mn भी 2 बार हो गया। Mn 2 बार हो गया, लेकिन यार उस साइड Mn केवल 1 है। इसको भी 2 करने के लिए मुझे ये लीजिए, मैं 2 कर देता हूं, 1 मिनट। ये 2 करने के लिए मैंने यहां पर 2 कर दिया। तो अब देखो, इस सब काम करने से क्या मिला आपको, क्या हुआ
कि भाई इस तरफ SO4 एक हुआ और ये यहां पर 2 है, यानी कि टोटल 3 हुआ, जबकि इस तरफ SO4 केवल एक है, इसको मैंने 3 कर दिया। इससे ये तो उपयोग में आ गया और ये K भी हो गया, Mn भी हो गया, SO4 भी हो गया, दोनों साइड बराबर है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन 3H2 बचता है और यहां पर ऑक्सीजन 4 दूनी 8 बार है, तो 8 ऑक्सीजन है, जिसमें से 3H2 ने, हर एक H2 ने एक ऑक्सीजन लिया तो 3 H2O हो गया और हमारे पास 8 में 5 ऑक्सीजन बचता है। क्या हुआ जरा देखिए, ऑक्सीजन 3 और 5 8 हो गया। ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया को कई बार प्रैक्टिस करो, कई बार करो। इस रिएक्शन को करने से आपको बहुत बड़े बेनिफिट मिलने वाले। नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये सारी चीजों पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्या करोगे, बोलो यस और नो, हाँ बोलो, इनाम ना बोलो, जो भी नहीं करोगे तो हमको कुछ नहीं कर सकते। बोलिए जल्दी से, है ना, रिप्लाई तो क्या करो यार, जिस चीज की जरूरत है उसका रिप्लाई तो करो जल्दी। बच्चों, पढ़ाई बहुत धीरज से करना पड़ता है, धीरज सीखना पड़ता है। आज जो मैंने पढ़ाया, जो रिएक्शन करा है, कुछ बच्चे लिखे नहीं समझ में आया सर, ठीक है, मैं सुना हूं मैं बातें, लेकिन मैंने आपको बीच बीच में यह भी कहा है कि इनको आपको प्रयास करना होगा, और यह भी कहा है कि जिन बच्चों ने, जिनको फॉर्मूला ही बनाने नहीं आता, रिएक्शन कैसे बनाने आएगा, तो मैंने उनको कहा है कि 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री करें। ये वाला सारे जो स्लाइड है, ये सारे जो नोट्स है, इनको प्राप्त करने के लिए आप हमें इस चैनल पे मिले, टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर, देखो मैं लिख रहा हूं इसमें, विक्रम सर हैव केमिस्ट्री, इसको ज्वाइन करो और इसमें मिल जाएंगे वो सारी चीजें, 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे और साथ में मिल जाएंगे ये सारे स्लाइड्स। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।